नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पीओ डीपीटी में। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आज की इस वीडियो में हम द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 की वीडियो सेकंड को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना फीडबैक इन कमेंट्स के जरिए रखें ताकि आने वाली वीडियोस में आपके सजेशन के थ्रू हम अपनी वीडियोस में कुछ अपडेशन ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ई लेक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि इस पूरे एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल यानी कि कैसे कैट और मैट एस्टैब्लिश होती है और इनका बेंच क्या होता है। थर्ड चैप्टर में हमने बताया कि जुरिसडिक्शन, पावर्स और अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसीजर, कि किस प्रकार आप कैट में कार्रवाई चलेगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 4 प्रोसीजर। देखिए, सेक्शन 17 पढ़ेंगे, एक पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। A tribunal shall have exercised the same jurisdiction, powers, authority in respect of contempt of itself as High Court has, and many may exercise for this purpose the provisions for contempt of courts Act 1971। पेपर में सेक्शन 17 बहुत बार पूछा गया है। आपको फिर से बता दूं कि कैट, सैट और जेटी यानी कि ज्वाइंट ट्रिब्यूनल, दे आर इक्विवेलेंट as for High Court, but difference is that they are dealing with only recruitment and service condition of civilian post, not army, not Supreme Court, and not secretarial post. Means they are dealing with all the matters related to recruitment and service condition of civilian post. They are like a High Court. So if anyone is aggrieved by any department, if any public servant is aggrieved by its own department and no appeal or no solution has been given, then he may knock the doors of कैट सेट। मीन्स वो कैट और सेट जो एप्लीकेबल है अपने डिपार्टमेंट से, उसको जस्टिस अगर नहीं मिला है तो वो इस पे जा सकता है। उसके लिए पहले जो कोर्ट होगा, अगर हम पब्लिक सर्वेंट की बात ना करें, नॉर्मल केस की बात करें, तो छोटे ट्रिब्यूनल में जाता है। अगर वहां से बंदा हारता है तो बंदा कहता है मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में जाऊंगा। हाई कोर्ट से हारते तो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सेम प्रोसीजर है। पहले वो अपील करेगा अपने डिपार्टमेंट में, वहां से सोल्यूशन उसको नहीं मिला तो वो जाएगा कैट में। तो दैट इज लाइक हाई कोर्ट। सेक्शन 19 प्रोसीजर किस तरह वो काम चलेगा, इस प्रोसीजर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम पूरे सेक्शंस भी लर्न करते रहेंगे ताकि हमें याद रहे। देखिए, सेक्शन 19 के अंडर वो पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन की फीस 100 रुपीज तक होती है। कैट में फीस 50 है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट अपना जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उस हिसाब से फीस डिसाइड करती है। पंजाब अपना करता है, हरियाणा अपना करता है, राजस्थान अपना करता है। इसी तरह पर कैट में सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 रुपीज है, लेकिन रूल्स बनाएगा कि 100 से ऊपर नहीं होगी फीस, अप टू 100 होगी। एग्जाम में पेपर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीस होती है एप्लीकेशन वो कितनी होगी, वो अप टू 100 होगी अगर क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का। बट अगर वो कहते हैं कैट का तो आंसर विल बी 50। तो सबसे पहले जो भी एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेगा ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, तो ट्रिब्यूनल के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। उसको एक्सेप्ट क्या करनी है, कंडीशनिंग सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज सेक्शन नंबर 20। देखिए 19 के बाद 20, ऑल रेमेडीज अवेलेबल एग्जॉस्टेड, मतलब पब्लिक सर्वेंट सारी डोर्स नॉक कर चुका है। जहां जहां उसको सोल्यूशन मिला था अपने डिपार्टमेंट में वहां वहां जा चुका है। पोस्टर की बात करें, अगर जीडीएस है तो वो मान लीजिए अपनी एंगेजिंग अथॉरिटी है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के पास जा चुका है, लेटर ऑन सुपरिटेंडेंट को भी रिक्वेस्ट कर चुका है, आगे वो सीपीएमजी पीएमजी को भी रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो उस केस में वो जाएगा कैट, और कैट जाके वो क्या करेगा, उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि उसने सारे दरवाजे खड़का चुके हैं और उसे सोल्यूशन नहीं मिला। तो सेक्शन 20 क्या कहता है, और रेमेडीज अवेलेबल एग्जॉस्टेड, कि जब सारी रेमेडीज आपकी एग्जॉस्ट हो गई हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। और कब रिजेक्ट हो जाएगी, अगर आपने सेक्शन 20 को फुलफिल नहीं किया। बेसिकली आप गए नहीं, सीधा ही कैट आ गए, तो कैट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ध्यान रखना, मेमोरियल टू प्रेसिडेंट कैन नॉट ट्रीट एज रेमेडी। आपने सिंपल एक प्रार्थना पत्र लिख दिया प्रेसिडेंट को कि भाई मेरे साथ ऐसे जस्टिस हुआ है, तो उसका कोई आंसर नहीं आया प्रेसिडेंट से, तो आप चल जाओ कि भाई उसने तो हमें बताया नहीं प्रेसिडेंट ने, तो इसको भाई रेमेडी नहीं गिनना। रेमेडी प्रॉपर चैनल वाली है, उसी को ही गिना जाएगा। सिंपल मेमोरियल लिख दोगे प्रेसिडेंट को, भाई देखो इसने मेरे साथ अनजस्टिस किया है, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ रेमेडी। व्हेन अपील रिजेक्टेड, मान लीजिए आपने किसी को अपील की, आपको जैसे कि जेडीएस के एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ इनजस्टिस हुआ, उसने रिप्लाई किया और उसको जो सीपीएमजी से रिप्लाई मिला वो कह रहे कि हाँ इनजस्टिस ही है आपके साथ, पर वो अपील फाइल करता है, लेकिन अपील का कोई जवाब नहीं देता। उस केस में भी अपील उसकी रिजेक्ट कर देते, कोई रिप्लाई नहीं करते, तो माना जाएगा उसने सारे दरवाजे खड़का दिए और उसकी एप्लीकेशन यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी आदमी कभी भी कैट जा सकता है, प्रोवाइडेड एक उसके पास टाइम पीरियड है। मान लीजिए बंदा ज्वाइन कर चुका है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन उसको 10 साल बाद याद आता है कि मैंने तो कैट में केस करना था, तो वो अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड है। वो क्या टाइम पीरियड है, तो एक्सेप्ट करने के लिए दो कंडीशन हो गई। सेक्शन 20 कहते हैं रेमेडीज भी हो, और सेकंड है दूसरी कंडीशन लिमिटेशन। आपका कोई भी ऑर्डर मिला है, मान लीजिए आपको टर्मिनेट किया गया कभी पब्लिक सर्वेंट को, तो उसे 1 साल के अंदर ही
अभी यहाँ पर कैट में केस करना पड़ेगा। मान लीजिए अपील नॉट रिप्लाइड, उसने अपील की थी कि मेरे को क्यों निकाला गया, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं किया, तो 1 ईयर हम करेंगे फ्रॉम द 6 मंथ ऑफ डेट रिपील के रिप्लाई के 6 मंथ के बाद ही 1 साल गिना जाएगा। टर्मिनेट किया उसका ऑर्डर से 1 साल बाद, अगर अपील भी फाइल की थी लेकिन उसका जवाब नहीं आता 6 महीने तक, तो उस 6 महीने जब खत्म हो रहा है उससे 1 साल गिना जाएगा। उसके अंदर आप अपना कैट में एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं जो कि एक्सेप्ट होगी, यानी कि केस चलेगा। अब मान लीजिए उसकी एक्सेप्ट हो गई तो प्रोसीजर फॉलो होगा सेम लाइक, क्योंकि ये सिविलियन था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से ट्रिब्यूनल उसी हिसाब से सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा। पब्लिक सर्वेंट अपना लीगल प्रैक्टिशनर देगा और इंटरिम ऑर्डर भी इशू करवा सकते हैं ट्रिब्यूनल, जिसमें की वैलिडिटी 14 दिन होगी। मान लीजिए उसको पैसे कम मिले तो उसको इंटरिम ऑर्डर इशू करवा दिया कि भाई इसको पैसे तो मेन टाइम पे जब तक ये केस चल रहा है। तो सेक्शन 22 है प्रोसीजर से रिलेटेड, सेक्शन 23 है लीगल प्रैक्टिशनर इस केस को करेगा, सेक्शन 26 है ऑर्डर थ्रू मेजोरिटी। देखिए वहां पर कोई भी ट्रिब्यूनल में बेंच बैठा होगा, मान लीजिए 2 बंदे ही बैठे, आपको बताया था मिनिमम, एक है एएम और एक जेएम, तो ये क्या ऑर्डर थ्रू मेजोरिटी, जो मेजोरिटी दोनों कहेंगे उस हिसाब से चलेगा। इफ इक्वल न्यू मेंबर ऐड बट केस डिसाइडेड मेजोरिटी ओल्ड क्लब मेंबर, मान लीजिए 2 मेंबर थे, अब तीसरा भी आ गया, 2 कह रहे हाँ, एक कह रहे ना, तो मेजोरिटी कह रही हाँ, तो केस हाँ के फेवर में होगा। मान लीजिए 2 ने कहा नहीं तुम्हारे साथ ठीक हुआ है, तुम्हें यही सही था, तो मेजोरिटी जो कहेगी उस हिसाब से ऑर्डर निकला जाएगा। एक जज से नहीं डिपेंड करेगा, मेजोरिटी ये डिसाइड करेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, कोई भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होगा वो कैसे होगा, लाइक हेड हाई कोर्ट, आपको पहले बताया था इट्स लाइक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरह गिना जाएगा, मतलब है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ही इसको गिना जाएगा। कैट इज इक्वल्स टू हाई कोर्ट, कैट ऑर्डर और सेट ऑर्डर इज इक्वल टू हाई कोर्ट ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट्स की कहां पर कोर्ट्स जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट पे आगे वो कर सकता है, इंडस्ट्रियल कोर्ट में भी वो आगे जा सकता है इस केस में भी, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें। दिस इज होल अबाउट चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर, पेपर में आता ही आता है। दिस इज only a video to learn how you learn all the sections and how you remember it. The main act, raw act, you have to read it at least 1 times so that you can learn it. This is a wholesome material which is given in video just to remember the sections and to revise whole act which you have already read. मीन्स जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन के लिए वीडियो बनाई गई है। एक बार आपको अपना रॉ एक्ट ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत इजी एक्ट लगेगा और इस वीडियो के जरिए आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। दिस इज होल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेते हैं और आपसे ये आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपका ये शेयरिंग हमें प्रोत्साहन देता है और वीडियो को अपलोड करते रहने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद।